मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। और आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो बच्चों रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ और मेरे साथ इस चैप्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सह संयोजी बंध। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है पहले इस बात को समझें। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। कोवैलेंट बॉन्ड जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो हमारे चैनल पे जाके मेरा पिछला लेक्चर कोवैलेंट बॉन्ड का जो अपलोड है उसको देख सकते हैं। बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है। अब सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती थी और वही बात यहाँ पे भी लागू होगी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही परमाणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। बस साझेदारी किस टाइप की होती है इसमें डिफरेंस रहेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में जो साझेदारी हो रही थी वो दोनों परमाणुओं के बीच में बराबर की साझेदारी हो रही थी। या तो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे थे, या दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे थे, या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो साझेदारी है वो अलग टाइप की है, जिसमें साझे में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो केवल एक ही एटम है। दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन साझे में नहीं दे रहा है, बल्कि साझा कर रहा है बिना इलेक्ट्रॉनों के साथ। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वो जोड़े में होती है, इट मीन्स पेयर में होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर केवल एक ही परमाणु देता है, दूसरा सिर्फ उससे लेता है, देता कुछ नहीं है और लेकर के ही साझा करता है। इसको चलो बच्चों समझते हैं। सबसे पहली बात यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड है। बच्चों, पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है कि ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है। अब जब ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है तो इट मीन्स जो मैंने बातें अभी रिपीट की, अभी बताई आपको, वही रिपीट होंगी कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो अगर हम सारे फैक्ट्स को समराइज करें तो इसके बारे में जो फैक्ट निकलता है वो क्या है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे, जो बॉन्ड बनता है उसे बच्चों उपसहसंयोजी बंध कहते हैं।
उपसह संयोजी बंध कहते हैं, उसे उपसह संयोजी बंध कहते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने समराइज किया ये इसकी हो गई डेफिनेशन। सेलेक्टेड वर्ड में इसको डिफाइन कर दिया। सेलेक्टेड वर्ड में इसकी डेफिनेशन हो गई कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे जो बॉन्ड बनता है उसे उपसहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। बच्चों साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु देता है उसको हम डोनर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु, और दूसरा परमाणु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला परमाणु। तो दो तरह के परमाणु हैं यहाँ पर, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, देता है, और दूसरा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु कहलाता है दाता। क्या कहलाता है बच्चों, दाता, डोनर, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण कर रहा है वो कहलाता है ग्राही। ग्राही इट मीन्स एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सेप्टर। अब आती है बात, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड्स का, तो उसमें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इस उपसहसंयोजी बॉन्ड को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक एरो का यूज किया जाता है। एरो का यूज किया जाता है उपसहसंयोजी बॉन्ड को डिनोट करने के लिए, जिसमें एरो का जो हेड होता है, हेड यानी कि जो एरो की जो नोक होती है वो ग्राही की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है बच्चों, ग्राही की तरफ। और जो एरो की टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है, यानी कि इसका सिंबल एक एरो है, एरो की टेल की तरफ रहता है डोनर और एरो की हेड की तरफ रहता है एक्सेप्टर। अब बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। अब अगर इन दोनों में ही देखा जाए, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो देखते हैं बच्चों इनके बनने में किस तरह की भिन्नता है। वैसे सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध दोनों के बनने की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म होती है, उसमें डिफरेंस होता है। यानी कि सहसंयोजी बंध व उप सहसंयोजी बंध के बनने की किसमें बच्चों, क्रियाविधि में। क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म, बनने की क्रियाविधि, मैकेनिज्म में डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि भिन्नता होती है। दोनों के बनने की क्रियाविधि में भिन्नता होती है। तो बच्चों सहसंयोजी बंध व उपसहसंयोजी बंध के बनने की मैकेनिज्म में डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद इसको ये कैसे बनते हैं ये मैं बता रहा हूँ। नोट करें बच्चों इसको, ठीक है, साफ करते हैं इसको। दोनों की मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है ये अभी क्लियर करते हैं। एक तरफ मैंने रखा सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरी तरफ उप सहसंयोजी बंध को रखा।
ये हो गया उपसे संयोजी बंध। देखिए बच्चों, अगर हम दो एटम मान लें ए और बी, ये मान के चलें कि एटम ए के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एटम बी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को अपना ऑक्टेट इट मींस अष्टक कंप्लीट करना है, तो क्या सिचुएशन आएगी इसको समझते हैं। ए के पास 7, 2 2 4 4 2 6 और 6 1 7। एटम बी के पास भी 7 मान लो, 2 2 4 4 2 6 6 1 7। तो जब हम देखते हैं कि दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक बात दिमाग में आती है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को और मिल जाए तो इन दोनों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी कि इनका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं इनका। ये ए एटम इस तरह से रहेगा। अब देखो ए एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6 6 7 7 1 8। इसी तरह से बी एटम भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अब आप देख रहे हैं कि ए के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मीन्स दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई और दोनों के बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड। दोनों के बीच में बच्चों बना ये सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर यहाँ माने कि दो परमाणु हैं हमारे पास ए और बी, और ए के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 6 2 8, और बी के पास में टोटल हैं 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ ए का तो ऑलरेडी अष्टक पूरा है, बी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं 8 इलेक्ट्रॉनों से। तो यहाँ पर अब बच्चों विशेष प्रकार की साझेदारी होगी, जिसमें बी परमाणु केवल ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन देगा कुछ नहीं साझेदारी में। ए परमाणु अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन बी को देगा और साझा करेगा बी के साथ में, लेकिन बी से लेगा कुछ नहीं। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर बी इस तरह से साझेदारी करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेता है, लेकिन ए ऐसा कुछ नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन देता है और साझेदारी करता है। तो आप देख रहे हैं कि ए ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ए हो गया दाता, और बी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो बी हो गया ग्राही, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्रदर्शित करने के लिए एरो का यूज करेंगे। एरो का हेड रहता है एक्सेप्टर की तरफ, यहाँ बी है एक्सेप्टर और ए है डोनर, टेल रहती है डोनर की तरफ। तो बच्चों ये आपने देखा, ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपने देखा कि यहाँ डिफरेंसेस क्या रहते हैं, यहाँ मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, जो केवल एक एटम देता है और दूसरा उसको लेता है। अब बच्चों एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 हम बनाएंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बनना किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, देखिए हम जब डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा हमारे इस चैनल पर, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के रूल क्या हैं और इसको कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। तो बच्चों जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पर रहता है, हाइड्रोजन को किनारे पर रखते हैं, और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑर्डर, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और जो संख्या में कम होते हैं उनको हमेशा बीच में रखते हैं, उन्हें केंद्रीय परमाणु मानते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 7 और 8 हैं, और ये आवर्त नंबर 2 के तत्व हैं। और आपने आवर्त सारणी और तत्वों के आवर्ती गुण में पढ़ा था कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इट मीन्स परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः कम होती है, घटती है। तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता कम किसकी है, नाइट्रोजन की है, और नाइट्रोजन संख्या में भी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन टोटल 3 है, नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ नाइट्रोजन बच्चों रहेगा केंद्रीय परमाणु, और इसके आसपास 3 ऑक्सीजन लगाने हैं आपको। यहाँ ऑक्सीजन के टोटल एटम हैं 3, 1 2 3,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन हमेशा किनारे पर रहता है, तो हाइड्रोजन को यहाँ भी आप रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ रख देते हैं हाइड्रोजन को। अब हमें ये पता करना है कि किस परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, और जिससे ये क्लियर होगा कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए परमाणु क्रमांक चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। इट मीन्स हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने छोटे से सर्कल से डिनोट कर दिया। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको हम क्रॉस से बनाए दे रहे हैं, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6। इसके पास भी यही चीज़ है, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 4, 2, 6। इसके पास देखिए बच्चों 2, सभी ऑक्सीजन में एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2, 4, 4, 2, 6। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से हम डिनोट किए दे रहे हैं, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 4, 1, 5। अब बच्चों यहाँ देखते हैं ये छोटा क्रॉस और डॉट और छोटा सर्किल, ये सब सिंबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के। अब बच्चों जैसा कि पिक्चर आपके सामने क्लियर है कि हाइड्रोजन को हमेशा हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को हीलियम जैसी स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि इसको बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी तरह से अगर इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका ड्यूट कंप्लीट हो जाता है और ये निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन के बाह्य कोश में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये संतुष्ट हो गया। अब ऑक्सीजन की बात आती है। इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास 2, 2, 4, 5, 1, 6 ये इलेक्ट्रॉन इसके स्वयं के हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से 1-1 की साझेदारी से मिल गया, टोटल इसके पास हो गए 7। अब इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अब ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ 1-1 की साझेदारी करेगा, जिससे नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन पर भी इसका अधिकार हो जाएगा। यानी कि इसके पास हो गए, अब देखिए ध्यान से, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अष्टक पूरा हो गया। अब आप देखिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास स्वयं के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2, 4, 4, 1, 5, और इससे 1-1 की साझेदारी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो बगल वाले ऑक्सीजन से ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए बच्चों किस तरह से करेगा साझेदारी, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1, 2, 3, 5 पहले किसे ही थे उसके पास, तो 5, 3, 8। अब इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 2, 2, 4, 4, 2, 6। 2 इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन से साझेदारी से मिल गए, तो 6, 2, 8, इसके पास भी 8 हो गए। अब बचा कौन, नीचे वाला ऑक्सीजन। नीचे वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन अब किसी भी एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस ऑक्सीजन के। तो अब यहाँ पर इसके पास में नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने अभी तक साझेदारी में भाग नहीं लिया है। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इस ऑक्सीजन से साझेदारी करेगा, जिसमें नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, लेकिन इस ऑक्सीजन से कुछ लेगा नहीं। यानी कि यहाँ पर उपसय संयोजक साझेदारी होगी, जिसमें नाइट्रोजन हो जाएगा डोनर, ऑक्सीजन हो जाएगा एक्सेप्टर। देखो बच्चों इस तरह से। तो इसको आप समझेंगे कि यहाँ पर 1-1 की साझेदारी हुई, यहाँ पर 1-1 की साझेदारी हुई इस जगह पे, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन और बनाएंगे सिंगल बॉन्ड और बनाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में 1-1 की शेयरिंग हुई, यहाँ पे हम बनाएंगे नाइट्रोजन, बीच में सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो हम यहाँ बनाएंगे डबल बॉन्ड और यहाँ बनाएंगे ऑक्सीजन। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में स्पेशल शेयरिंग हुई, जिसमें नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन को दिया है, तो यहाँ बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इससे क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया HNO3 का और ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर।
तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हालांकि दो कंडीशन अभी मैंने बताई थी कि केंद्रीय परमाणु किसको मानते हैं। तो केंद्रीय परमाणु के लिए क्या होना चाहिए, इसको इस तरह से नोट कर लेते हैं। केंद्रीय परमाणु के लिए विद्युत ऋणात्मकता निम्न व परमाणु संख्या में कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन है किसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम मान सकते हैं। तो बच्चों इसे नोट कर लें। बच्चों आप देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक। जानेंगे बच्चों उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। बच्चों ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होता है उन सभी यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होता है वो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें कौन सा बॉन्ड बच्चों, उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होता है उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स बच्चों जैसे अभी मैंने आपको बताया था HNO3 SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Al2Cl6 एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको समझते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक और क्वथनांक, उपसहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजी यौगिकों से अधिक होते हैं लेकिन विद्युत संयोजी यौगिकों से कम होते हैं। यानी कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो सहसंयोजी यौगिकों से ज़्यादा है लेकिन विद्युत संयोजी यौगिकों से कम है। दूसरी बात, उपसहसंयोजी यौगिक जो हैं ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं लेकिन ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। तीसरा फैक्ट इनका ये है कि उपसहसंयोजी बंध जो होता है ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, दिशात्मक बंध है। और दिशात्मक बंध होने की वजह से उपसहसंयोजी यौगिकों की जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। चलो बच्चों इसको राइट डाउन करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों के गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट
सह संयोजी यौगिकों से सहसंयोजी यौगिकों से अधिक, यानी कि सहसंयोजी यौगिकों से अधिक, किंतु विद्युत संयोजी यौगिकों से कम होते हैं, अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो यही है कि सबसे अधिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विद्युत संयोजी यौगिकों का, उससे कम उपसह संयोजी यौगिकों का और सबसे कम सहसंयोजी यौगिकों का। सेकेंड फैक्ट, ये अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायक वो होते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में विलेय, अध्रुवीय विलायक कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों अल्कोहल है, ईथर है, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, कार्बनिक विलायक हैं, वो सब अध्रुवीय विलायक हैं। ये अध्रुवीय विलायकों में विलेय, किंतु ध्रुवीय विलायकों बच्चों, ध्रुवीय विलायक वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, और जितने भी अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक विलायक, वो सब विलायक कैसे हैं? ध्रुवीय। अकार्बनिक विलायक, जितने अकार्बनिक विलायक हैं वो सब ध्रुवीय विलायक हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। इसका बच्चों थर्ड फैक्ट है, उपसह संयोजी जो बॉन्ड है, उपसह संयोजी बंध एक दिशात्मक मीन्स डायरेक्शनल बंध है। उपसह संयोजी बंध एक दिशात्मक बंध है। अब बच्चों ये दिशात्मक बंध है तो इस वजह से इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इन यौगिकों की एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है। निश्चित ज्यामिति आकृति क्यों होती है बच्चों? क्योंकि ये एक जो बॉन्ड है, उपसह संयोजी बॉन्ड है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो ये बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन्हें राइट डाउन कर लें। बच्चों इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को लेक्चर समझ में आ रहा है या जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उन्हें लाभ हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर सीरीज के तहत 11th केमिस्ट्री के सिलेबस के सारे वीडियो अपलोड कराए जाएंगे। थैंक यू।